अगर आप जल्दी शादी नहीं करोगे तो बच्चे नहीं होंगे। क्या ये वाक्य सही है? There are people who come to us at the age of 28 जिनकी एग क्वालिटी बिल्कुल ही स्क्रूड अप है, एग काउंट बिल्कुल ही कम है। मेल इनफर्टिलिटी पहले इट यूज्ड टू बी 10 to 20%, नाउ इट इज 40 to 50%. कोई मेजर रीजंस हैं इनफर्टिलिटी? The perfumes which you are using, they have endocrine disruptors in them. Smoking, I mean the number killer. one OG of male infertility. I left. Sperm killer. Yes, biggest sperm killer. You improve your lifestyle, that is good enough. कोई अर्ली साइन होते हैं मैन के लिए जो उन्हें पता चले कि दे आर टुवर्ड्स द इनफर्टिलिटी? उसके लिए अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जिससे कि पता लगता है कि कहीं डैमेज तो नहीं हुआ है। डज फ्रीक्वेंट सेक्स आल्सो डिक्रीज द स्पर्म काउंट? कोई सुपर फूड आप बताओगे जो बेटर स्पर्म काउंट और बेटर? ये इस कैंप में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहूँगी। टॉप 3 थिंग्स दैट यू शुड डू फॉर अ गुड स्पर्म। पीसीओडी और पीसीओएस जिन लड़कियों की होता है उन्हें क्या करना चाहिए, लाइक हाउ दे कैन अवॉइड इट? पीसीओएस का ट्रीटमेंट, तुम 10 सेंटीमीटर की चीज अगर कहीं से निकाल रहे हो वो उतना बड़ा खड्डा भी छोड़ेगा। जब तक स्पर्म इनसाइड नहीं गया हाँ, तब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। इवन ड्यूरिंग द एक्ट यू कैन गेट प्रेग्नेंट। क्या बेस्ट टाइम है या फिर मंथ है मैम कंसीव करने के लिए? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वी आर बैक अगेन विद अ न्यू पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए है जो फ्यूचर में बेबी प्लान कर रहे हैं, या फिर जिनका अभी अभी बेबी हुआ है, या फिर जिनका बेबी हो चुका है और वो फिर से बेबी प्लान कर रहे हैं। प्रेगनेंसी के दौरान किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एक वुमेन को किन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो एक पॉइंट में आकर एक मदरहुड का एक्सपीरियंस बेटर ले सके। और इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं गायनेकोलॉजिस्ट आर्या रैना। सो प्लीज़ वेलकम आर्या रैना जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। वेलकम, आई एम ग्लैड आई कैन बी ऑन योर प्लेटफॉर्म। आई कैन हेल्प मेनी पीपल। जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो सबको फ़ायदा होगा होपफुली, और ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और बहुत सारे नॉलेज की बात हो और बहुत सारा हेल्पफुल लोगों को। मैम, मैरिज का टाइम चल रहा है बहुत ज़्यादा और एक कॉमन फ्रेज़ है जो हर किसी को सुनने को मिलता है कि जल्दी शादी कर लो, अगर आप जल्दी शादी नहीं करोगे तो बच्चे नहीं होंगे या फिर बच्चे होने में प्रॉब्लम होगा। क्या ये वाक्य सही है? देखिए, इट इज़ नॉट कि बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी तो जल्दी शादी कर लो। आज की जनरेशन डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन जो बड़े बुजुर्ग देते थे। अब पहले अपना करियर सेट करना होता है। एवरी वुमन वांट्स हर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो आई अंडरस्टैंड कि डिले होगा इस चीज़ में, लेकिन देखो, आई मीन इफ वी टॉक मेडिकली, द सूनर यू डू इट अराउंड द एज ऑफ 25 to 28, that is fine. अगर तुम जितना आगे बढ़ोगे, your egg quality will decrease, your egg counts will go down, ये सारी problems आएंगी, no doubt. But then अगर तुम if you go to a gynecologist and seek advice according to your fertility index, कि क्या what is the scenario going on with you, then you can plan it accordingly. तो इस सवाल का कोई करेक्ट जवाब आज की जनरेशन के लिए नहीं हो सकता। जनरेशन तो यही जवाब मांग रही है कि लेट शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चे होने में। देखो, देयर आर पीपल हु कम टू अस एट द एज ऑफ 28 जिनकी एग क्वालिटी बिल्कुल ही स्क्रूड अप है, एग काउंट बिल्कुल ही कम है। अच्छा। देयर आर पीपल हु आर 40 coming for कि मैम we want termination of pregnancy, it was an accidental pregnancy, we don't want the child, our family is complete. तो I mean variety इस चीज में इतनी है, it is very subjective, it is person to person. ठीक है, मतलब it's subjective basically. हो सकता है कि लेस एज में आपके एग क्वालिटी अच्छी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है दैट योर फिटनेस लेवल इज गुड, आपकी एग क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ऐसा भी हो सकता है दैट यू आर ओल्डर, more than 35, and your egg quality is very good. So it can be anything from the spectrum.
ठीक है, ओके यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर एंड सी कि क्या मतलब स्टेटस डॉक्टर के है। पास तो जाना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में देखो, आज की डेट में वेयर तुम्हारा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तुम्हारे डाइटरी इनटेक अच्छा नहीं है, योर ओबेसिटी लेवल इज सो मच, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो टू अ स्पेशलिस्ट। बट गायनोलॉजिस्ट के पास जाने से लोग थोड़ा सा डरते भी हैं, ऐसा कुछ है क्या? थोड़ा ऐसा, मतलब मैं बड़ा वैसा क्वेश्चन है, बट पीपल सी विद अ डिफरेंट माइंड कि हाँ उनके पास जाना पड़ेगा, ऐसा कभी आपको होता है? बिल्कुल होता है। आई मीन टीनेजर्स या फिर यंग एडल्ट्स जो हमारे पास आते हैं, दे आर अ लिटिल, दे ऑल्सो प्रिज्यूम कि खड़ूस गायनाकोलॉजिस्ट हाँ, होगी। यही मैं सुनना चाह रहा था। खड़ूस गायनाकोलॉजिस्ट होगी, लेकिन ऐसा और नहीं होता। डांटेंगी या फिर और डांटेंगे, डांटेंगी। ऐसा वैसा। हाँ ठीक है, अब मम्मी भी तो डांटती है, लेकिन अच्छे इंटेंशन से डांटती है। सुन लो डांट, कोई बात नहीं, करनी तो तुमने अपनी ही है। सही बात है, अब तो कर लिए आप, अगर आप आ भी रहे हो तो गायनो के पास, कोई बात नहीं। अभी हम एक्स के बारे में बात कर रहे थे, बट एक मैं स्पेसिफिक टॉपिक पे आऊँगा, मेल इनफर्टिलिटी। इस टाइम पे ये थोड़ा कॉमन हो गया है ज़्यादा, बिल्कुल। कि बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल बोल सकते हैं, या फिर मे बी बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये होता क्या है, और दूसरा इसका रीज़न क्या है और सॉल्यूशन क्या है इसके लिए? देखिए, मेल इनफर्टिलिटी सम 10-15 years बैक इट वाज नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। अब काफ़ी केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे मेल इनफर्टिलिटी इज़ द रीज़न व्हाई अ कपल इज़ नॉट एबल टू कंसीव। ओके। तो इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगी कि मेल इनफर्टिलिटी पहले इट यूज टू बी 10-20%, नाउ इट इज़ 40-50%। पहले बेसिक टेस्ट्स, जब एक कपल हमारे पास आता है कि मैम हम अपना फर्टिलिटी देखना चाहते हैं, व्हेन कैन वी प्लान, इज देयर सम इमीडिएट रीज़न, तो पहले हम सीमन एनालिसिस नहीं कराते थे। बेसिकली जो सीमन होता है, वी सेंड इट फॉर एग्जामिनेशन एंड वी सी कि स्पर्म की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, स्पर्म की मोटिलिटी कैसी है, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है, इज इट अफेक्टेड और नॉट, विच इज affected in most of the cases because of, I mean I'll tell you क्या reasons है, लेकिन वो affected होते हैं, और 40-50% couples में male factor is the reason। अच्छा। अब Indian community में क्या होता है कि males they take it on their ego। Granted. And it's on granted also, मतलब एग्जैक्टली और ये अभी भी धारणा है कि अगर बेबी नहीं हो रहा है तो इट इज बिकॉज ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आई हैव हैड कपल्स कमिंग टू मी who could not conceive, or I mean the wife knew that there is a problem with her partner, but she couldn't tell her in-laws, she couldn't tell anybody कि ये reason है, और पार्टनर वॉज नॉट रेडी टू टेक द ट्रीटमेंट, तो नहीं हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा। तो ये फैक्टर आता है बीच में। वी नीड टू एक्सेप्ट, आई मीन एट द एंड ऑफ द डे इनफर्टिलिटी इज कनेक्टेड टू योर लाइफस्टाइल, मेन आर ऑल्सो इक्वली अफेक्टेड, है ना। कोई मेजर रीजंस हैं इनफर्टिलिटी के? आजकल का लाइफस्टाइल, इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, तुम लोग मतलब जब व्हेन यू आर ओवर ईटिंग, ओबेसिटी, ये सारा एंडोक्राइन डिसरप्टर्स इतने हैं, परफ्यूम्स, एरोसोल्स इतने, बिल्कुल, द परफ्यूम्स व्हिच यू आर यूजिंग दे हैव एंडोक्राइन डिसरप्टर्स इन देम। ये जो मार्केट होती, इवन जो ये कैंडल्स बर्न होती हैं, who have which have this synthetic perfumes in them, they are endocrine disruptors। जो गाड़ी में आप I don't want to name the company, वो कंपनी हमेशा लगी होती है, but they have the potential to basically these endocrine disruptors, they play with your hormone levels। तो उसमें क्या होता है कि जब हार्मोन लेवल्स ठीक नहीं होते हैं, देन योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड, और एट द एंड स्पर्म या ओवा में इफेक्ट होता है। इनफैक्ट अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे द स्टाफ देयर, जो कि IVF लैब्स होती हैं, वहाँ पे स्टाफ इज नॉट अलाउड टू वेयर एनी काइंड ऑफ परफ्यूम या ऐसा कुछ, रूम स्प्रे वगैरह, ये सब नहीं अलाउड होता। बहुत कॉमन चीज आपने बताई जो हर कोई फॉलो ही कर रहा है, बट उन्हें पता नहीं है कि दिस इज आल्सो किलिंग देयर, बिल्कुल। दिस वेरी
तो एनीवेज, तो मेल इनफर्टिलिटी आपके लाइफस्टाइल, आपकी एक्टिविटी कैसी चल रही है, फिर सम पीपल हैव अ हैबिट ऑफ यूजिंग सोना टू मच, या फिर हाई टेम्परेचर्स बेसिकली, ठीक है। या फिर टाइट क्लोथिंग, या फिर लैपटॉप्स लैप पे लेके हर वक्त बैठे रहना. आई मीन वन और टाइम इज ओके, बट जिसकी अब जॉब है, सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक उसका लैपटॉप लैप में ही है, सो इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द स्क्रॉटम, तो Okay. उससे फ़र्क पड़ता है. फिर जिमिंग अगर आप करो, जिमिंग ऑन एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड यू हैव हैड इंजरी सम टाइम बैक, Okay. तो उससे इफेक्ट पड़ता है. तो सी दीज आर द रीजंस फॉर smoking. I mean the Biggest number killer. one OG of male Biggest infertility I sperm left. killer. Yes, biggest sperm killer. This is the first thing we ask from the couple, कि पूछते हैं कि स्मोकिंग की हैबिट तो नहीं है. तो बट द गुड पार्ट इज कि स्पर्म्स आर मेड आफ्टर एवरी 75-80 days. Okay. तो even if you stop right now, you have a good scope of reversing the effect. It's a good news for और ऐसा men. कोई सॉल्यूशन इसके लिए क्या कर सकते हैं? कोई एक मे बी यू कैन से इंक्लूडिंग इन योर डाइट और मे बी समथिंग. बोल तो मैं दूंगी, करता कोई नहीं है. फिर भी बोल दो आप, क्योंकि ऐसा मत लगे कि हमने बस प्रॉब्लम्स बता दी, सॉल्यूशन नहीं बताया नहीं मैम नहीं, ने. इसका सोल्यूशन देखिए, जो भी मैंने आपको पॉजिटिव फैक्टर्स बताई है उनसे दूर रहिए. अच्छा, ठीक है. इनएक्टिविटी है तो अपनी एक्टिविटी अच्छी रखिए. ओबेसिटी नहीं होने दीजिए. डोंट बी ओवरवेट. हैव अ गुड मसल मास. अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट विल बी गुड. ऑफ कोर्स जो रिक्रिएशनल ड्रग्स होती हैं, जो Okay. स्मोकिंग होती है, कीप इट 100 miles, 1000 miles away from you. So these things won't affect you. Same with females also. I mean, if you improve your lifestyle, that is good enough. True. You are one step closer to a natural pregnancy. ट्रू. कोई अर्ली साइन होते हैं मैन के लिए जो उन्हें पता चले कि दे आर टुवर्ड्स द इनफर्टिलिटी? देखिए, देर आर स्ट्रक्चरल, देर आर इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स विद मेन, जो कि उनको पहले से ही पता होगा कि वी हैव दिस प्रॉब्लम, है ना. इरेक्शनल प्रॉब्लम होगी, या फिर इजैकुलेशन में प्रॉब्लम होगी. दोज सिम्टम्स विल बी with the partner and the man himself will be knowing all these things. So Okay. before, I mean, getting pressure from your family कि we want a baby, ये सब, just get treated beforehand. और ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए सर्जरी ही होती है. मेडिकेशन दी जाती है जिससे कि ये सब चीज़ें ट्रीट हो जाती हैं. ओके. सो दीज आर द सिम्टम्स. और अगर कहीं इंजरी हुई है, यू नो की इंजरी हुई है, लेट मी गेट चेक्ड, है ना, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, जिससे कि पता लगता है कि कहीं डैमेज तो नहीं हुआ है. बाकी तो छोड़ो. आई मीन, अगर कुछ ऐसी हिस्ट्री है और अगर कहीं तुमने स्मोकिंग, रिक्रिएशनल ड्रग्स ये सब यूज़ किया है, देन यू नो कि चांसेस होंगे कि chances are high. स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन कम होगी. गो एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड, सीमन एनालिसिस करवा लो. बट ये बहुत लोग बहुत लेट में ये करवाते हैं, मतलब एक्चुअली बेसिकली दे. मैं बताती हूँ, प्रॉब्लम ही हमारी जनरेशन में ये है, जब बन आती है तभी वो स्टेप उठाएंगे. तो जब बेबी चाहिए होगा, हाँ, व्हेन तब. यू आर मैरिड, व्हेन यू वांट किड्स, ओनली देन इट विल होवर इन योर ब्रेन कि अच्छा, अब तो मुझे टेस्ट कराना चाहिए, मुझे अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी अब है. करना उससे चाहिए. पहले कहीं नहीं होंगे. एंड देन दे वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स. मैम, 3 महीने से मैं डाइट कर रही हूँ, 3 महीने से मैं जिम कर रही 3 हूँ, महीने कुछ से नहीं मैंने है. स्मोकिंग छोड़ दी. हाँ, तुम अभी 10 साल बैठ के इतना जंक खाया, ओवरवेट हो गए, इनएक्टिव लाइफस्टाइल था, पूरी बॉडी को अब्यूज किया, एंड सडनली नाउ यू वांट रिजल्ट्स. दैट इज नॉट पॉसिबल. ट्रू ट्रू ट्रू. डज फ्रीक्वेंट सेक्स आल्सो डिक्रीज द स्पर्म काउंट? No. Frequent sex, frequent masturbation, no, it doesn't decrease the sperm count. It does nothing. हाँ, if you are asking कि whether, I mean, excess of all these things is bad, it takes a mental toll. Other than that, nothing else. ऐसा कुछ नहीं है कि it will decrease the sperm count or harm your reproductive system or anything like that. ये बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों में होता है, मास्टरबेशन एंड सेक्स की. जितना ज़्यादा स्पर्म रिलीज हो रहा है उतना ही स्पर्म काउंट After लेस हो रहा है. every 90 days, a new batch of sperms is produced. ओके. So nothing like that. और स्पर्म क्वालिटी डिक्रीज?
नहीं, कुछ भी नहीं? nahi. It is your lifestyle that decreases the sperm quality, not having frequent sex. Or I mean, if you are indulging in sexual activity with unknown partners, अगर तुम्हें infection हो गया है, sexually transmitted infection हो गया है, then you will see the toll, then you will see the consequences, but not otherwise. ओके। आजकल फीमेल भी लेस परसीव कर पा रही हैं, जैसे हमने मेल की बात की, फीमेल्स में भी ये ट्रेंड काफ़ी है। सो इट्स ऑल रिलेटेड टुवर्ड द लाइफस्टाइल दे आर। Infertility you are Yes. asking me about. देखिए फीमेल्स का ऑफ कोर्स आई मीन लाइफस्टाइल बुरी है तो वो आपके हार्मोनल प्रोफाइल पे दिखेगा। हार्मोनल प्रोफाइल बिगड़ा होगा तो एग काउंट कम होगा, इक्वालिटी कम होगी। तो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर लाइफस्टाइल एट द एंड ऑफ द डे। ट्रू। दिल्ली का पोल्यूशन दिखता है, हम इग्नोर करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इफेक्ट्स यू समवेयर। ये पोल्यूशन स्पर्म काउंट और फीमेल इनफर्टिलिटी इन सब पे भी आई फर्क कर मीन रहा होगा? आपने सुना ही होगा दैट breathing Delhi's air is smoking cigarette, is like 20 cigarette. yeah 20 cigarettes 10 cigarettes रोज नया आंकड़ा आ रहा होता है। तो if you are doing that, of course your egg quality, your egg count, your sperm quality and counts will Decrease. show the will show the blow. Okay. Alcohol is also a factor, जो अभी socially इतना accept किया गया है। It is very much, but when you take excess of it, it is not as bad as smoking though, in completely in terms of sperm count, and I'm talking about the reproductive system. But alcohol is also harmful. Any kind of recreational drug, as I said. Okay. But smoking tops the list. कोई सुपर फूड आप बताओगे जो बेटर स्पर्म काउंट और बेटर? ये इस कैंप में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहूंगी। प्लीज कोई एक सुपर फूड जो आप बताना चाहोगे? कोई सुपर फूड देखिए, इट इज नॉट टॉप 3 सुपर फूड्स जो आजकल चलता है, मतलब हर पॉडकास्ट में चलता है, टॉप 3 थिंग्स दैट यू शुड डू फॉर अ गुड स्पर्म काउंट, गुड स्पर्म काउंट, अवॉइड द इनफर्टिलिटी। एक्सरसाइज, that is my one mantra. I won't give you a, देखो it is not one ingredient. अगर तुम्हें मैं बोलूँ अंडे की भुर्जी बनाओ तो तुम सिर्फ अंडे से बना दोगे? बना तो दोगे लेकिन वो घिसी पिटी बनेगी, है ना? बट फिर भी कोई फूड जो आप हमेशा रिकमेंड करते हो लोगों को, समथिंग दैट कम्स टू योर माइंड? Anything that is antioxidant rich. अच्छा, ठीक है। तो if pomegranates are a good source, then अगर supplement लेना ही है for a couple, it should be coenzyme Q10. Okay. It is an antioxidant. Basically, antioxidant is something which balances out negative ions in the body, free radicals in the body. True. So अगर antioxidants लोगे तो वो अच्छा रहता है. So if I talk about one thing, so I've given ये तो एंटीऑक्सीडेंट्स तो वैसे भी लेने चाहिए मेरे को लगता है। बिल्कुल लेने चाहिए। kiwi is a good source of it, pomegranate, I mean some even supplements अगर आप देखो coenzyme Q10 के supplements आते हैं 300 milligram, 600 milligram. Okay. You should take it. I mean anyone in the family can take it. There is no harm. There is no contraindication to it. It is a good supplement. लेकिन यहाँ से सिगरेट फूकोगे और वहाँ से कोएंजाइम Q10 तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही होता है, लोग Exactly. दवाइयाँ तब लेते हैं और साथ में लेना शुरू करते हैं कि नहीं ठीक है मैं उसको ना बैलेंस कर रहा हूँ। तो वो बैलेंस it is burning down your own money. कोएंजाइम Q10 आती भी, it's an expensive medication. तो you are burning down money. अच्छा, वो आपने avocado नहीं बोला, kiwi I think we can buy. हाँ, it is also expensive though. मतलब वैसे आजकल दिल्ली में तो हर चीज ही expensive है, but ठीक है, ये ज्ञान मतलब आपको फ्री में मिल रहा है, so please take it and share with so many people that you care about. मैंने सोशल मीडिया में लोगों को पोस्ट किया था कि आज हम एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने वाले हैं, तो बहुत सारे लड़कियों के क्वेश्चंस थे। They wanted to talk about the periods. एक कॉमन क्वेश्चन था PCOD और PCOS, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है आजकल। तो जिन लड़कियों की होता है उन्हें क्या करना चाहिए, लाइक हाउ दे कैन अवॉइड इट, और इट्स अगेन टर्निंग डाउन टू बी लाइफस्टाइल?
PCOS का ट्रीटमेंट है ही लाइफस्टाइल. अच्छा ठीक है. PCOS इज जस्ट लाइक डायबिटीज. ठीक है. अब मैं अगर तुमको दूं भी डायबिटीज की दवाई, है ना, तो और मैं साथ में ये भी एडवाइस दूंगी कि अतुल अगर तुम्हें डायबिटीज है तो उसके साथ में यू नीड टू कंट्रोल योर शुगर इनटेक, है ना. तुम्हें अपने कार्बोहाइड्रेट गिन के खाने हैं, मॉडरेट लेवल पे खाने हैं, तो वैसे चलो तुम आगे. अब तुम मुझे बोलो कि मैम मैं सिर्फ डायबिटीज की दवाई खाऊंगा, डाइट पे तो मैं कोई कंट्रोल नहीं करने कोई वाला. ऐसी दवाई दे दो ताकि मैं अपना डाइट वैसे ही रखूं. और तो मैं तुम्हें हायर स्ट्रेंथ दूंगी, किस हद तक मैं दे सकती हूँ ना. True. तो सिमिलरली आई मीन इन डायबिटीज यू हैव टू मेंटेन योर डाइट एंड आई मीन यू हैव टू टेक मेडिकेशन. Similarly with PCOS, if you don't maintain your lifestyle, if you don't maintain diet, if you don't maintain active lifestyle, PCOS दवाई चलाऊंगी मैं, जब तक चलेगी तब तक तुम्हें पीरियड ढंग का आएगा, तब तक तुम्हारी बॉडी अलाइनमेंट में रहेगी. द मोमेंट यू लीव योर मेडिकेशन, PCOS विल बी रनिंग आफ्टर यू. तो उसको मुट्ठी में करने की, या फिर मैं टेक्निकल बात बोलूँ तो उसको ट्रीट करने की, ट्रीट तो खैर तुम कर ही नहीं सकते, बट इफ यू वांट टू मैनेज इट एंड कीप इट इन कंट्रोल, दैट इज ओनली थ्रू डाइट एंड ओनली थ्रू exercise. Exercise also muscle building exercise. Strength training. Diet में have low to moderate carbohydrates, good protein sources. ये तो मैम प्रोटीन तो मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स तो वैसे भी उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं. Actually, I'll tell you, there is one group of social media which propagates protein, and there is one group of social media which tells कि लोगों ने प्रोटीन के आगे पीछे बहुत ही घूमना शुरू कर दिया. It is not, you don't need to be obsessive about it. So what I mean, my take is, since we as doctors or we have an idea about the diet, we know Indian diet, अगर एक इंडियन थाली लो तो उसमें प्रोटीन बहुत डेफिशिएंट होता है, स्पेशली विद वुमेन. Men usually have a good intake of meat, of non-vegetarian food. Men have a good intake of milk. ये सब चीजें, क्योंकि वो फिर भी थोड़ा बहुत अपने ऊपर ध्यान देते हैं. Because men target muscle growth, है ना, उनको जिम जाना है, they want a particular body. उस बॉडी को अचीव करने के लिए they'll have that kind of food. लेकिन women in the household, अगर तुम एक middle class family में देखो, won't have a diet which revolves around muscle building. So you should take that kind of diet. Okay. Periods के टाइम कुछ लोग दर्द को मतलब ठीक करने या फिर थोड़ा आराम करने के लिए इंजेक्शन या फिर वैसे दवाइयाँ लेते हैं. Is it harmful for them? Medication is not harmful for period. If you want to relieve pain, especially जैसे Meftal-Spas, which is a very famous medication, mefenamic acid, it is not harmful at all. अगर तुम एक लिमिट तक लो, ठीक है, 2400 mg should be taken max. ठीक है, तो अगर उसके लिमिट में ले रहे हो then it is good. rather कोई फ़ायदा नहीं है पेन से जूझने का. you are just creating trouble for yourself. अगर तो you are, I mean, if you are having pain बार बार और तुम्हें लग रहा है कि ये एक पैटर्न बन रहा है, एक हल्का फुल्का पेन हर लेडी को होता है. Like in every period, if you are having a too much pain, so and every time you are taking the medicine to cure it, so is it a good thing? तो मैं, I mean, what I want to tell the audience is, pain को तुम एक alarming zone में कब लोगे? So what we as doctors ask the patient कि क्या वो पेन तुम्हारी लाइफस्टाइल को हिंडर कर रही है? क्या तुम्हें अपना काम छोड़ के बिस्तर पे लेटना पड़ता है just to handle that pain? If that pain is to that level, that is how from history we get to know कि भैया is this something we should investigate. तो अगर ऐसा है तो you need to go and see a gynecologist. You might be having endometriosis, जो कि ये सब चीज़ करवाती है, which can be a reason of subfertility. I mean, a probable case of infertility later on.
ओके So you should get it investigated. कुछ लोगों ने वाइट डिस्चार्ज के बारे में पूछा, इज इट अ कॉमन थिंग और या फिर इसका कोई हेल्थ See, white discharge is very common. I mean, very common क्या? I mean, discharge, vaginal discharge is something which has to be there. Okay. Just like you have saliva, similarly, which is natural, है ना? तो वैसे ही discharge is also normal. It is there कि अगर आगे जाके intimacy हो रही है, there is a certain kind of lubrication for it. ठीक है? तो if you are having excessive discharge, if you are having, अगर तुम्हें watery discharge हो रहा है, अगर तुम्हें उसमें curdling मतलब जैसे दही जैसा texture आ रहा है, खूब itching हो रही है या foul smelling है, so foul smelling, itching, change in the color, these three things are very important when we talk about discharge. अगर ये सब चीजें हैं, then you go to a doctor and see. Otherwise everything is normal. And और कुछ normal stages of life होती हैं जब discharge ज़्यादा होता है. For example, अगर तुम if you are in that follicular phase of your menstrual cycle, as in अगर तुम first 14 days लेते हो, उसमें discharge, vaginal discharge ज़्यादा होता है. अगर तुम एक कंपेयर करो एक नॉर्मल साइकिल से, अगर तुम प्रेग्नेंट हो, अगर लेडी प्रेग्नेंट है, उसमें डिस्चार्ज ज़्यादा होता है बिकॉज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज रनिंग इन द बॉडी. ऐसे अगर या फिर अगर तुमने कोई if you are you have had a surgery और कुछ ऐसा vaginal reproductive organ surgery करवाई है, then discharge is more. In Common episodes cases, में, हाँ, this is something physiological. This is normal cases where you have increased discharge and you should not worry about it. क्योंकि काफ़ी लोग को ये थोड़ा सा इशू रहता है, मतलब काफ़ी लोगों को ही होता है एंड दे आर वेरी मच इंटेंस अबाउट इट. मुझसे काफ़ी लोगों ने ये बोला सवाल पूछने के लिए. कुछ लोगों ने बोला कि कुछ लोगों को ब्लड क्लोट्स या फिर ब्लैक ब्लड आते हैं पीरियड्स के टाइम पे. कुछ ऐसा कोई रीजन ब्लड क्लोट्स बनना? ब्लड क्लॉट्स if it is excessive, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर एंड ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ लड़कियां होती है वो वरीड होती है मैम ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अगर हम हिस्ट्री में पूछते हैं कि पहले कितने पैड्स ओकेज होती है, तो मैम 6 पैड्स होती है. अब उसमें पता करना पड़ता है हमें. अब किसी को आदत होती है कि 1/3 ऑफ द पैड इज सोक्ड और वो चेंज कर लेगी, तो ऐसे 6 बन गए. या फिर पहले उसकी 5 पैड्स की सोकेज होती थी, अब 6 की हो गई, विच इज़ वेरी माइन्यूट, है ना. तो अगर तो तुम्हें अपने ही साइकिल के कंपैरेटिवली लग रहा है कि पहले कम होता था, अब बहुत ज़्यादा होने लगा है, देन यू गो सी अ डॉक्टर. देन यू अगर फिर चीज़ें हो सकती हैं, तुम्हें हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, फाइब्रॉइड हो सकता है ना, पॉलिप हो सकता है, विच कैन कॉज हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. एंड क्लॉटिंग इज बेसिकली हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. मतलब जब व्हाट इज अ क्लॉट इज बेसिकली जमा हुआ खून, है ना. या तो तुम्हें मतलब खून जम रहा है और वो क्लॉट बन के निकल रहा है, तो बेसिकली that comes under heavy menstrual bleeding. I think in that case also. हाँ, तो केस प्रेजेंटेशन जो होती है, जो पेशेंट कंप्लेन करती है, वो यही बोलेगी मैम क्लॉट्स भर के आते हैं. बेसिकली इट इज हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. ओके आई थिंक बहुत सारे सवालों के जवाब आपने ऐसे ही दे दिए. लोगों को जो एक फियर रहता है गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने का, वो शायद थोड़ा सा हट जाएगा. होपफुली दे आर गुड, यू कैन गो, यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम. बेसिकली लास्ट तक मत लेके जाएं इन प्रॉब्लम्स को. बिल्कुल भी रहे तो सीरियसली जो हमारा एक टेंडेंसी है, मुझे और अगर जल्दी जाओगे भी ना, आई टेल यू आजकल हो क्या रहा है इन द इफ यू, क्योंकि अब हम केसेस इतने देखते रहते हैं, हो क्या रहा है कि लोग आजकल अपने, मतलब आई डोंट ब्लेम देम, मेरा भी यही हाल है लेकिन बंदा अपने लाइफ में इतना बिजी हो गया है कि जब तक स्थिति बिल्कुल खराब नहीं हो जाती तब तक डॉक्टर के पास जाते नहीं है. अब I'll give you an example. एक पेशेंट है मेरी, she had come to me some 3-4 years back.
कि उसका 3 से 4 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड था। तो फाइब्रॉइड इज बेसिकली जस्ट लाइक आपको स्किन टैग्स होते हैं, है ना, वैसे ही अगर यूट्रस का एक टैग बन गया, एक्स्ट्रा मांस का टुकड़ा बन गया, दैट इज फाइब्रॉइड। ठीक है। तो उसका 3 से 4 सेंटीमीटर का था। फॉर रेफरेंस आई विल टेल यू, एक यूट्रस का साइज होता है अराउंड 8 सेंटीमीटर इंटू 4 इंटू 3 ऐसा करके, उसमें 4 सेंटीमीटर, तो 3 to 4 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड था। अब वो मैंने उसको तभी बोल दिया था कि निकलवा लो, शी हैड हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तब भी, तो मैंने कहा निकलवा दो। करते 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 करते, और उसका एक्चुअली लोकेशन वाज ट्रिकी, तो करते करते नाउ शी हैज सम 10 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड। अब यू एज पेशेंट, I mean, as a doctor, I want to tell a patient watching this, lady, I want to tell this कि जब छोटे साइज का होता है ना, उसको रिमूव करने का स्कोप बहुत अच्छा होता है, क्योंकि प्रोसीजर बहुत इजी बन जाता है। अगर तुम 10 सेंटीमीटर का निकालोगे, अब तुम 10 सेंटीमीटर की चीज अगर कहीं से निकाल रहे हो, वो उतना बड़ा खड्डा भी छोड़ेगा। ठीक है, तो डोंट प्रोलॉन्ग इट, लटकाओ मत चीजों को, बी डन पहले ही, मतलब हाँ। या तो तुम्हें पता हो कि भैया मेरा मेनोपॉज होने वाला है, अब ये ग्रो ही नहीं करेगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट हाँ, ये पता नहीं होता है हमें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज इतना पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे क्या हो सकते हैं, प्लस ये कितना आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, जितना बड़ा, फॉर एग्जांपल यही केस, जितना बड़ा फाइब्रॉइड उतनी ज्यादा ब्लीडिंग, उतनी ज्यादा यूट्रस को उतना ज्यादा खड्डा मिलेगा, उसको फिर सूचर करना है, तो इट हैज इट्स इम्पैक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज में, कुछ लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, बट दे हैव दिस इन माइंड कि जब तक स्पर्म इनसाइड नहीं गया तब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। वेरी ट्रू। एक्चुअली मिथ ये है कि अगर इफ a man pulls out, which is a very usual case of accidental pregnancy, if they pull out method use करते हैं तो वो pregnant नहीं होंगे, तो with the result accidental pregnancy हो जाती है। ऐसा नहीं है, I mean even the, I mean जैसे एक vaginal discharge होता है, men have semen which comes as a lubrication, even that can have very very small quantity of sperm or it cannot have, so even during the act you can get pregnant, so it is not कि ejaculation पे ही ये सब होगा। That is why failure rate of pull out method is very very bad. I don't know the number, I cannot recall it, but it is very very bad because of this fact. I think people will get this answer too, जो माइंड में एक क्या बेस्ट टाइम है या फिर मंथ है मैम कंसीव करने के लिए, या फिर दिस इज अ मस्ट डेकोरेटेड सवाल जो लोगों में जानना चाहते हैं, क्या सबसे बेस्ट कौन सा मंथ होता है? देखिए, बेसिकली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर स्ट्रेस लेवल्स, योर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो क्योंकि जब मैंने इस चीज़ के बारे में रील डाली थी, तो मुझे ओवरसीज जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन्होंने बोला था, मैम आपने तो दिसंबर जनवरी बोला, तब तो यहाँ पीक समर होती है। प्रॉबेबली दे वर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और समथिंग। तो आई वांट टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट, मेन रीजन वेदर अगर अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी दिसंबर का टाइम है, जनवरी का टाइम है, तो इट विंटर मंथ्स है ना, और हमारे यहाँ थैंकफुली -14 -15 की तो ठंड होती नहीं है। सो एवरीबडी इज इन अ चिल एनवायरनमेंट। लेकिन यहाँ पे तो इतना पॉल्यूशन है इस टाइम पे, तो यहाँ के लिए तो फिर नहीं। आई एम सॉरी, no, don't think Delhi with the pollution, the toxic chamber it has become right now. I'm just talking about weather. Okay. तो अभी vacation season है ना, तो stress levels are less both for male and for female. जब stress levels कम होगी, hormones अच्छे होंगे, hormonal लाइन अच्छी होगी, तो reproductive system अच्छे से होगा। That is why we say कि इस टाइम पे अगर intimate होंगे तो chances according to the studies. अब देखो, the thing with social media is that 2 + 2 is equivalent to 4 हो रखा है। It is human body. अगर तुम्हारे work profile में या तुम्हारे environment में अगर ये सब नहीं मैटर करता, अब फॉर एग्जाम्पल अब एक कॉल्स में I'll tell you a very
very common thing in our this thing patient profile. यूजुअली क्या होता है, हम पेशेंट को लेते हैं 9 to 5 जॉब का, ठीक है। लेकिन अब बेचारा कोई कॉल सेंटर का पेशेंट आ गया, उसकी तो हाँ। जॉब ही शुरू होती है रात के 10-11 बजे और खत्म होती है सुबह 4-6 बजे। True. तो उसका तो कॉर्टिजोल लेवल वैसे ही बिगड़ा हुआ है ना, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वैसे ही बिगड़ा हुआ है। सो या फिर इनफैक्ट इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड आई मीन ऑल दीज इंजीनियर्स, दे आर रिपोर्टिंग टू ऑफिसेस इन यूरोप, यूएस, रात को वीडियो कॉल करते रहेंगे, सुबह उठ के तो सर्केडियन रिदम की तो है ना बैंड बजी हुई है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, अगर इफ यू कीप योर एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेस लेवल्स minimum, that is the best time for you to conceive. So that is why we usually say late winters, early spring, that this is the best time to conceive. Okay. I think ये बहुत लोगों का सवाल था, बहुत लोगों का सवाल। बिल्कुल, I know, I have been asked this question. कभी ऐसा इरिटेशन हुआ, कोई बार ये पूछे कि कौन सा बेस्ट टाइम है, कौन सा बेस्ट टाइम? Actually इरिटेशन इस बात से नहीं होती है। ये सवाल ऐसा मैं पूछता हूँ, कोई एक ऐसा सवाल जो आपसे लोगों ने पूछा हो और आपको इस सवाल पे एकदम इरिटेट आप होते हो, यार ये हर बार क्यों पूछते हैं मुझसे, और सेम सवाल। मैम आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट आप बता सकते हैं। कुछ नहीं है, एक्सरसाइज करो और थोड़ा AM PM रूटीन रखो, छोटा मोटा साफ कोई रखो, दवाइयाँ, फेस साफ रखो, दैट इज अबाउट इट, और कुछ भी नहीं है। कोई दवाई जो 2+2 4 जो लोग सोचते हैं उनके लिए? नहीं, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट से डंडे नहीं खाना चाहती। फिर भी स्टिल इफ यू वांट टू टेल समथिंग, after 30 or something, use tretinoin after the consultation of a doctor. That will really help you. Okay, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, लोग गाली देंगे। I guess सारी बातें अलग, लेकिन अगर तुम इस चीज का शॉर्ट वर्जन बनाओगे वो जरूर हिट होगा। जरूर हिट होगा, वो होना ही है हिट, मुझे पता था, इसीलिए मैं इसको बीच में ही ले आया। कोई बात नहीं। बिल्कुल। कोई एक ऐसा सवाल जो आपसे लोग हमेशा पूछते हो, बार भी पूछते हैं, बट यू डोंट गेट इरिटेटेड, बट यू फील हैप्पी अबाउट इट? PCOS। लेकिन मैं इसका जितनी बार जवाब मांगती हूँ मुझे लगता नहीं है कोई मानेगा। PCOS इज समथिंग, मैं आपको बताती हूँ, 10 में से 8 लोग आजकल PCOS के लिए आते हैं। इनफर्टिलिटी में भी, मतलब कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, PCOS इज द रीज़न फॉर इट। और ट्रीटमेंट बताए भी तो इट इज़ बट नेचुरल। अगर तुम्हें आदत है लंच में 2 पराठे, डिनर में 2 पराठे मस्त घी के साथ खाने के लिए, वो लाइफस्टाइल चेंज लाना ही बहुत मुश्किल है। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड फॉर इट। आई मीन इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट आई एम हैप्पी कि लोग पूछते तो हैं। आजकल इनफैक्ट एग फ्रीजिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत लोग आते हैं पूछने के लिए। तो आई एम हैप्पी कि पीपल आर एक्चुअली बिकमिंग अवेयर। बट आई रियली डोंट नो कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन के लिए जितना रेवोल्यूशन उठना चाहिए फ्रॉम यंग एडल्ट्स, उतना उठ नहीं रहा। बट वी कैन सी द चेंज इन पीपल, कि लोग चाहते हैं जानना कि हमारी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। एंड हाई टाइम, diabetes is at its highest. It is at its highest. India has become the capital of diabetes. There has to be some innate reason. ऐसा तो है नहीं डायबिटीज आके हमें ब्लेस कर गया। True. हमारी आदतें गलत हैं तभी ऐसा हो रहा है। सारी चीजें भी तो गलत ही मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि विदाउट एडल्ट्रेशन कुछ ऐसा, विदाउट एडल्ट्रेशन में देखिए, आई मीन अगर आप हिस्ट्री में जाएं, देयर वाज अ टाइम जब देश भुखमरी से मर रहा था। आज की डेट में सरप्लस क्यों हुआ है? क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हुई हैं राइस के ग्रेन की। आप बनाना देखो, बनाना तो ओवरली स्वीट आता है ना। एवरी फ्रूट इज ओवरली स्वीट। ऐसा तो है नहीं कि नेचर ने उसको चाशनी जैसा बनाया था। वो हमने ही खुद कर दिया है। अब तो इंजेक्शंस आ रहे हैं जो मैंगो में डाले जाते हैं, अब उनके भी टेस्ट्स आते हैं सोशल मीडिया पे, ये करो तो पता लगेगा असली मैंगो है कि नहीं। तो आई मीन लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट हैज डिप्ड टू सच अ लो कि मुझे नहीं लगता सोल्यूशन आज, मतलब सोल्यूशन मुझे ऐसा लगता है एक्सरसाइज है।
हाँ स्टिल अ गुड सॉल्यूशन फॉर इट, एक्सरसाइज वो तो स्टिल अ है गुड ही, सॉल्यूशन। वो तो है, या प्रॉबेबली मुझे लगता है 10 साल के बाद अपना सबको अपना फार्म हाउस बना के उसमें वेजिटेबल ग्रो करनी पड़ेगी. ये तो ह्यूमन it सिविलाइजेशन has का एक it has come बेस्ट वे है yeah, जो it हो has सकता है। come down to such a low level. ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर्स को ऐसा क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए खाने पीने में जिससे गुड बेबी हो सके विद द शार्पर माइंड, हेल्दी बेबी शार्पर माइंड? इट हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. ऐसा नहीं है कि एक चीज होगी तो बेबी का हेल्थ अच्छा होगा. यू हैव टू हैव गुड न्यूट्रिशियस फूड. ठीक है। अब होता क्या है कि एवरीबडी बिकम सेंसिटिव अराउंड अ प्रेग्नेंट लेडी, है ना, कि तुम्हें तो ये खाना चाहिए, तुम्हें तो वो खाना चाहिए. अब उस बेचारी का कहीं गलती से गोलगप्पे का मन हो गया, उसका तो वो क्या कहते हैं बेचारे को मार ही डांट डालेंगे। डांट डांट लगा देंगे. लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब इट इज नॉट दैट यू कैन नॉट ईट आउटसाइड फूड. खा सकते हो, बस हाइजीन का ध्यान रखो. अदरवाइज हैव गुड न्यूट्रिशियस फूड. ओके, न्यूट्रिशन होना चाहिए, प्रोटीन गुड, इंटेक यस, गुड, मतलब इट हैज टू बी अ बैलेंस. मतलब सुबह उठ के अगर थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले लिए, ब्रेकफास्ट में एग्स ले लिया, चिल्ला, बेसन का चिल्ला ले लिया, दूध का एक ग्लास ले लिया, एक छोटी कटोरी सीजनल फ्रूट की ले ली, फिर उसके बाद लंच में अच्छा सोर्स रखा प्रोटीन का. मतलब योर आपकी जो थाली होनी चाहिए, इट शुड बी मेजॉरिटी प्रोटीन एंड सैलड एंड और खूब सारे कलर्स. प्लेट में जितने ज्यादा कलर उतना अच्छा. ये आई थिंक कॉमन टाइम पे भी आप कर सकते हैं बिल्कुल follow. बिल्कुल. ये हर कोई follow ऐसा कर सकता कुछ नहीं है कि प्रेगनेंसी में आपको स्पेशल करना है. मतलब है। अगर बट लोग थोड़े ज्यादा इसमें सेप्टिकल होते हैं ना कि नहीं यार ऐसा ही खाना है एग्जैक्टली ताकि बच्चा ऐसा हो, थोड़ा माइंड अच्छा वो हो। बच्चे को एट द एंड ऑफ द डे जो आप खा रहे हो दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय योर ब्लड. ऐसा नहीं है कि तुम गोलगप्पे खा रहे हो तो बच्चा गोलगप्पा टेस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. यू तुम अगर वट एवर यू आर ईटिंग गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। blood and that blood goes to the child और बच्चे को वो sources मिलते हैं. अच्छा, ये तो बट डाइट मेरे को लगता है हर किसी को फॉलो करनी चाहिए. बिल्कुल बट बिल्कुल. लोग बहुत ज्यादा सेप्टिकल होते हैं कि नहीं बच्चे को ये खिलाएंगे तो बच्चा ऐसा मत हो जाए. हाँ मतलब सॉरी, प्रेगनेंसी के टाइम अगर ये खाएंगे तो बच्चा ऐसा मत हो जाए. बिल्कुल. ऐसा कुछ नहीं है, तब मिथ है ये? मिथ तो नहीं मैं बोलूंगी. अच्छा है, एक स्टेप तो अच्छा कर रहे हैं कम से कम. अगर 30 साल की लेडी हो गई और तब अच्छा खा रही है, व्हाई नॉट. मिथ तो नहीं बोलूंगी, लेकिन फर्क पड़ता है, नो डाउट अबाउट इट. प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए. बेसिकली बच्चा क्या है, इट इज बोन्स एंड मसल एंड फैट, है ना. तो सोर्सेज जब तक होंगे नहीं तब तक मिलेगा कहाँ से उस बच्चे को. अगर ढंग से खाओगे नहीं, वीक बेबी होगा. तो इट इज़ नॉट दैट खाना तो न्यूट्रिशियस चाहिए. बट हाँ, वो जो अब बिल्कुल ही गोंद के लड्डू शुरू हो जाते हैं, फिर जहाँ पे 12-15 तो किलो गेन करना चाहिए वहाँ लेडी 20-30 कर देती है. फिर बोलती है बैक एक है. फिर अपने डाइट लाइफस्टाइल को कोई कसूरवार नहीं मानेगा. फिर उस समय जो नीडल डाली थी ना मेरे बैकबोन पे, उसी की वजह से मुझे बैक पेन हुआ है. तो ऐसा नहीं है. गोंद के लड्डू मैम, ये बहुत ही चलन वाला चीज बिल्कुल है बिल्कुल. जो और होता है. ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो बट बुरे हाँ, हैं. हैवी बहुत ज्यादा उसको कंज्यूम वो करना. हाँ, मतलब डोंट बिंज ऑन इट. और true. अगर वो खा रहे हो तो ये बात याद रखो कि एक्टिविटी लेवल भी वैसी ही हो. मतलब ये नहीं कि तुम बस खा रहे हो, बस खा रहे हो. खाए जा रहे हो. वॉक करो, लीड अ एक्टिव लाइफस्टाइल, अपना एक्टिविटी लेवल रखो, तो वो गोंद का लड्डू भी पच जाएगा. ट्रू ट्रू. गोंद का लड्डू कब शुरू हुआ था? तब तुम्हारे दादी परदादी का क्या लाइफस्टाइल रहा था, एग्जैक्टली वो अपनाओ. ट्रू ट्रू. तो क्या आपको लगता है कि इंडियन मदर्स बेटर टेकन केयर ऑफ होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जितने केसेस आते हो? देखो, अगर इफ Or यू it is टॉक just- अबाउट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो इंडिया का काफी भी क्या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस था, दैट वाज वेरी वेरी पुअर. ठीक है. अब तो इट इज फार बेटर. infant mortality rate, maternal mortality rate has improved by a lot. Still. उस चीज में मैं बात करूं तो we are far ahead. बट अगर आप बाकी कंट्रीज के बारे में बात करो, we are still lagging behind. If you talk about European countries या even US, actually जो यहाँ पे धारणाएं हैं, इट इज नॉट कि
हम कम ध्यान रखते हैं। एक एवरेज हाउस होल्ड की मैं बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। अगर हम हाउस होल्ड की बात करें, एक्चुअली मतलब द इंटेंट विद विच वी टेक केयर ऑफ द मदर इज गुड, लेकिन पुरानी सोच बीच में आके फिर वो उस चीज को कॉम्प्लिकेट कर देती है। जैसे मैंने एक गोंद के लड्डू बताए, फिर दूसरी धारणा है कि प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है ना। तो लाइफस्टाइल, मोटापे को कोई ब्लेम नहीं करेगा कि एबॉर्शन हुआ तो शायद तुम्हारा इनेट कोई प्रॉब्लम होगा, तुम ओबेसिटी हो रही है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, उसको कोई ब्लेम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, तुम जो वो सीढ़ियाँ चढ़ी थी ना उस टाइम पे, उस वजह से तुम्हारा मिसकैरेज हुआ। मैंने तो तुम्हें बोला था सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना। यू शुड बी मिसकॉन्सेप्शंस जो बहुत समय से चलते हुए आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। बिल्कुल। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, एक्सरसाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? बिल्कुल, और करनी भी चाहिए। अब ये नहीं कि पूरा जीवन भर कुछ नहीं किया और फिर डंबल उठा के बैठ गए और कर रहे हो कुछ। डोंट स्टार्ट समथिंग न्यू। लेकिन जो तुम्हारा लाइफस्टाइल पहले रहता था, जो अगर तुम योगा करते थे वो कंटिन्यू करो, अगर तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे थे वो कंटिन्यू करो। यू कैन वेरी मच डू इट, ऑफ कोर्स अंडर सुपरविजन। तुम्हें आई मीन अगर तुम वेट लिफ्टिंग भी कर रहे हो तो करो, लेकिन ध्यान से। मतलब यू शुड नो हाउ यू आर डूइंग इट। गो विद अ ट्रेनर, अब प्रोफेशनल एडवाइस सीख करो और करो। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, कि करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। यस यस। ड्यूरिंग पीरियड्स बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल 100% करना चाहिए। तुम अगर स्ट्रेंथ मतलब अगर तुम इनफैक्ट कुछ भी एक्सरसाइज करते हो, तुम्हारे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, एक तो फील गुड फैक्टर आता ही है, दूसरा इट विल गिव यू रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स एंड एवरीथिंग। तो इट इज एक्सरसाइज इज कंसिडर्ड वेरी मच बेनिफिशियल ड्यूरिंग पीरियड ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि अब ऐसा ना हो कि ये सुन के कोई लड़की अब मैराथन पे ही जा रही है। एज आई सेड, जस्ट अ नॉर्मल एक्सरसाइज। एग्जैक्टली, क्योंकि लोगों को मिथ होता है कि इन टाइम पे हमें मतलब अगर तुम इफ यू आर आई विल गिव यू एन एग्जांपल, अगर इफ यू डेली गो टू द जिम और वो जो 3-4 दिन होते हैं पीरियड के, तुम घर में बैठे हो ये सोच के कि ये पीरियड है इसलिए मुझे नहीं जाना है, then that is wrong। ऐसा कुछ भी नहीं है। you should go to the gym। हाँ, अब तुम्हें uneasiness हो रही है, discomfort है, तुम्हें डर है, stain लगेगा, XYZ reason है, that is a different thing। but medically indicated है कि नहीं? बिल्कुल indicated है, तुम जाओ, जाना चाहिए। ओके, गुड। ये आई थिंक हार्मोनल बैलेंसिंग के लिए भी अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एज आई सेड, मसल मास ज्यादा होगा तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स कम होंगी, मूड स्विंग्स भी कम होंगे। बिल्कुल, एंडोर्फिन्स, तभी तो मैं कह रही हूँ एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं तो मूड स्विंग्स भी कम रहेंगे। बेसिकली देखो, तो मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक्सरसाइज इज अ सॉल्यूशन टू सो मेनी थिंग्स, गर्ल्स लोग में भी, जो मूड स्विंग्स होना, जो बहुत ज्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस होना, या फिर हमने लेट पीरियड्स आना, या फिर इरेगुलर पीरियड्स की बात की, या फिर पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होना, दिस आर इनके लिए एक एक्सरसाइज, एक फिर भी एक लाइफस्टाइल बेसिकली एक कॉमन फैक्टर है। तुम जितना इससे भागोगे उतना ही तुम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ट्रू। अच्छा, अभी आजकल एबॉर्शन बहुत, मेरे को लगता है कि बहुत लोग थोड़ा कॉमन वे में लेने लग गए हैं कि एबॉर्शन करवा लेते हैं बार बार। इससे कितना इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे, और मतलब बाद में कंसीव करने में कितने क्या प्रॉब्लम आती है? देखो, रेपिटेटिव मिसकैरेज मतलब एबॉर्शंस अगर आप करवाओगे, तुम्हारे बेसिकली क्या करता है वो, एक तो तुम प्रोजेस्टेरॉन जो कि मेन हार्मोन होता है प्रेगनेंसी का, उसको ब्लॉक कर देता है, सो दैट प्रेगनेंसी आगे जाती नहीं है। दूसरी मेडिकेशन होती है जिससे कि क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स आते हैं, बेसिकली इट पुशेस आउट जो भी मटेरियल बना है उसको पुश आउट करने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, अगर तुम ये रेपिटेटिवली लोगे, एक टाइम आएगा वो मेडिकेशन ढंग से एक्ट करना बंद कर देगी। अच्छा, ठीक। दूसरा, तुम अपने चांसेस, जैसे यूट्रस के 3 लेयर्स होते हैं। एक सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम होती है जहाँ पे बेबी जाके इम्प्लांट होता है, ठीक है। बीच वाली लेयर होती है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं, जो कि एक मसल की लेयर होती है। मसल की लेयर का काम ही यही होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चे को पुश करना, अदरवाइज एंडोमेट्रियल लाइनिंग को पुश आउट करना, जो कि पीरियड के रूप में दिखती है। और जो इसकी टॉप लेयर होती है सिरोसा पैरामेट्रियम,
तो अगर तुम बार बार ये मेडिकेशन ले रहे हो, एक टाइम आएगा एडेनोमायोसिस हो जाती है, मतलब एज एन इकोजेनेसिटी, जो ये जो 3 लेयर्स होती है इनका मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, विच विल क्रिएट अ प्रॉब्लम लेटर ऑन। हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बाद में होगी। तुम ये दवाई बार बार रेपिटेटिवली लोगे, एक टाइम आएगा यू विल हैव टू डू सर्जिकल मेथड ऑफ गेटिंग एबॉर्शन डन। उसके अपने फिर कॉन्सिक्वेंसेज है, अपने साइड इफेक्ट है। तो डोंट मेक इट रेपिटेटिव, नॉट एट ऑल। कुछ लोग जिन मेडिसिन की हम बात करें, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या बोलते हैं उन्हें? नहीं, वो एमटीपी पिल्स होती है। या सो दे आर आल्सो वेरी मच हार्मफुल। कुछ लोग कॉमनली ले लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ जो मेडिकल स्टोर से जाके जो खरीदते हैं, कुछ कॉमन नेम्ड इलीगली ले लेते हैं वो। हाँ ट्रू। उन्हीं के साइड इफेक्ट्स हैं ये सब, ये जो मैं आपको बता रही हूँ। दिस इज नॉट कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन इज समथिंग जिससे आप प्रेग्नेंट नहीं होगे। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसकी जो किट आती है, जो दवाइयाँ आती है, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं बता रही हूँ। कॉन्ट्रासेप्शन के देखो है अब कुछ देख, नहीं बिल्कुल है। देखो तुम रोड क्रॉस करोगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है क्या? बिल्कुल है ना। क्योंकि ये बहुत, मतलब मैंने ये मैं सर्च भी कर रहा था, अराउंड 30 to 40% लोगों से जब ये पूछा गया तो दे फेल्ट कि नहीं ठीक है, एक गोली तो लेनी है आफ्टर अबॉर्शन के लिए। नहीं, अबॉर्शन नहीं, मैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात कर रहा हूँ, प्रेग्नेंट ना होने के लिए। बहुत ही कॉमन थॉट ये था लोगों का कि ठीक है एक दवाई तो लेनी है, बट एक वुमेन की बॉडी के लिए वो कितना इफेक्ट करता है? देखो अगेन आई मीन कॉन्सिक्वेंसेस सब चीज़ों के होते हैं, लेकिन तुम कौन सी साइड पे रहना चाहते हो? तुम एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी करके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना चाहते हो, इलीगली दवाई खरीदना चाहते हो, या फिर उससे पहले वो मेडिसिन लेके प्रेग्नेंट ना होना, वो भी खराब है? करेक्ट। देखो वो भी खराब। देखो वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आप रोड क्रॉस करोगे, अच्छा, है ना, तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस है तुम पे। बहुत सिंपल लगता है, रोड क्रॉस ही तो करनी है ना। हाँ, तो कल को गाड़ी चढ़ जाएगी ऊपर, कोई लिख के दे सकता है? नहीं दे सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस है, बट यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू गो समवेयर, है ना। तो एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम अ डॉक्टर्स माउथ इज कैलकुलेटेड। ओके, ठीक है ना। अगर तुम्हें कॉन्ट्रासेप्शन दिया जा रहा है, वो इस चीज के लिए दिया जा रहा है कि तुम एक बिगर ट्रबल से बचो, है ना। तुम्हारे नेचुरल मेथड्स ऑफ नॉट हैविंग अ बेबी आर अ फेलियर, दैट इज व्हाई यू लैंड अप इन एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, है ना। तो अगर तुम और आई मीन दूसरी चीज में जो हम कॉन्ट्रासेप्शन देते हैं, दैट इज पीसीओएस, ठीक है। मैं डॉक्टर्स के एडवाइस के बिना जो लोग ले रहे हैं मेडिसिन, देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशन वैसे भी ओवर द काउंटर होती है। अगर किसी को प्रेग्नेंट नहीं होना है, वो खुद ही जाके फार्मासिस्ट से ले सकता है। बट स्टिल इट्स हार्मफुल। इट इज नॉट हार्मफुल। अगर तुम्हें कोई डायबिटीज है, यू हैव हार्ट डिजीज, अगर तुम्हें वेरिकोज वेन्स है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तब जाके इट इज अ लिटिल रिस्की। लेकिन उसमें भी हम देयर आर टाइम्स वेयर वी गिव एज आई सेड कैलिब्रेटेड डोज दे देते हैं। लेकिन मतलब वही, अगर जैसे अब पीसीओएस का पेशेंट है, उसको भी कॉन्ट्रासेप्शन ही खानी है अपने पीरियड को इरेगुलर करने के लिए। लेकिन पेशेंट क्या करता है, नहीं कॉन्ट्रासेप्शन से तो मुझे प्रॉब्लम होगी। बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें रियलाइज करना है कि या तो तुम अपना लाइफस्टाइल बदलो, जो तुम बदलने नहीं लगे, और तुम्हें मीनवाइल दवाई भी नहीं खानी है, तो तुम डॉक्टर से क्या चाहते हो? ब्लेसिंग चाहते हो? डॉक्टर से 2+2=4 चाहते हैं कि ये बस दवाई हो जिससे नहीं, 2+2=4 होगा, लेकिन तुम्हारा 2 लाइफस्टाइल वाला आता ही नहीं है ना। अब अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल नहीं ठीक हो रहा है, तुम दवाई भी नहीं लेना चाहते हो, तो तुम कैसे ठीक होंगे? और एज आई सेड, दवाई से ठीक नहीं होगा बंदा, पीसीओएस ठीक नहीं होगा। तुम्हें उस चीज को कंट्रोल में लाना है, तुम्हें लाइफस्टाइल खुद अपनी चेंज करनी है ना। तो तुम वो भी नहीं करोगे, तुम्हारा हार्मोनल प्रोफाइल बिगड़ा हुआ होगा, तुम्हारा पीरियड बिगड़ा हुआ होगा, फिर तुम्हें प्रेगनेंसी चाहिए होगी, मैम नेचुरल चाहिए मुझे प्रेगनेंसी, मुझे आईवीएफ नहीं कराना है। एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। तुम्हें कहीं तो सैक्रिफाइस देनी है। आईवीएफ भी आजकल काफी चर्चित और बहुत ज्यादा स्पाइक में है। बिल्कुल। अब लाइफस्टाइल इज इट अ सेफर ऑप्शन? इन व्हाट टर्म्स आर यू आस्किंग? मतलब इसकी जो रेट है कि हाँ ये इससे पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ बेबी वो हो गया, और एक नॉर्मल बेबी होना, सो वैसा कोई डिफरेंस है?
इट्स देखो आईवीएफ उसी को दिया जाता है जो खुद ही कंसीव नहीं कर पा रहा है ना, और जिसकी प्रोबेबिलिटी आगे कंसीव करने की बहुत स्लिम दिख रही है दिस इज अ है वेरी ना। उस एंड की बात कर रहे हैं हम एग्जैक्टली, इट इज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन। आई मीन इट इज गिवन टू दोज हु कैन नॉट कंसीव विदाउट हेल्प, और जिसके आगे बहुत स्लिम चांसेस लग रहे हैं। इट इज नॉट एन एवरीडे प्रोसीजर, ठीक है। तो आईवीएफ इज डन इन सेलेक्टेड केसेस। ओके। नॉर्मल प्रेगनेंसी और सी सेक्शन सर्जरी या फिर ऑपरेशंस में कोई डिफरेंस होता है जो उसके बाद जो बेबीज होते हैं और मदर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? मदर के पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि से हमें ऐसा मतलब हर बार सुनने को मिला है कि हमारे टाइम पे तो सारी प्रेगनेंसी नॉर्मल ही हुआ करते थे, अब तो ऑपरेशंस के बिना पॉसिबल नहीं है। तो उनसे फिर ये भी पूछा करो कि कितने बच्चे होते थे और उनमें से कितने गुजर जाते थे, अच्छा, ओके। है ना। क्योंकि तब एज आई सेड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। तब एक माँ के 6-6, 7-7 बच्चे होते थे। शायद हमारे ही हम, या फिर आप लगा लीजिए अगर आपके नाना जी दादाजी होंगे तो उन्हीं के आप मतलब तुम्हारे हाँ, जो 5 ताया 6 दादा हाँ, है ये सब 5-6 ठीक है, होंगे, है होंगे, ना। हाँ, ट्रू। उनमें से यू डोंट नो हाउ मेनी आर देयर या या फिर हु कितने हैड, थे? हाँ कितने थे, कितने मिसकैरेजेस हुए हैं उनकी मदर को। तो पहले बहुत इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, 6-7 बच्चे होते थे, और अगर ऐसा इंसिडेंट होता था तो पेरेंट्स को इफेक्ट नहीं होता था। आज अगर एक पेशेंट का मिसकैरेज हो जाता है ना 2 महीने के बाद, रोते रोते ओपीडी में आती है कि मैम ये हो गया, पीपल टेक इट सो सीरियसली। ऐसा नहीं था पहले, है ना। तो अब ग्रेविटी थोड़ी सी हो गई है हाँ इस इस चीज़ की। चीज की, जब ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे 2 बच्चे हो रहे हैं और दोनों को कुछ हानि हो रही है तो तुम्हें तो चुभेगा ना। True. तो इसीलिए आई मीन अब मायने बदल चुके हैं। ये मतलब क्योंकि बहुत डेकोरेटेड है, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत डेकोरेटेडली ये बोलते हैं कि नॉर्मल हुआ है, नॉर्मल हुआ है। देखो आई वुडंट से कि सिजेरियन के रेट नहीं बदले हैं, बिगड़े मतलब बड़े हैं, बिल्कुल बड़े हैं। इन एनी, इवन इन गवर्नमेंट सेटअप, even in private setups, cesarean rates are higher, no doubt about it. लेकिन of course normal delivery is far better for the mother and the child. अगर बच्चों का देखो तो उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, उनके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कम होते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी से बेबीज होते हैं एज कम्पेयर टू अ सी सेक्शन। कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो सके? फिट लाइफस्टाइल, अगेन फिट लाइफस्टाइल। अगर फिट लाइफस्टाइल रखोगे, देखो सिजेरियन सेक्शन के सबसे ज्यादा केसेस क्यों होते हैं, लेट अस डाइव इनटू इट। अगर मदर को हाई बीपी है, बेसिकली सिजेरियन क्यों होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि माँ को या बच्चे की जान को खतरा है उसमें। ठीक है। तो अब ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जहाँ पे इन दोनों को खतरा होगा, या तो मदर का बीपी ज्यादा हो रहा है, या तो शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या बच्चा एबनॉर्मली हेवी वेट का है और निकल नहीं पाएगा, है ना। वो कब होगा, वो मदर की डायबिटीज होने से होगा। ठीक है, तो इन सब चीजों के कारण क्या है, लाइफस्टाइल। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी इधर ही बॉयल डाउन होगा कि अगर मदर फिट होगी, एक प्रेगनेंसी लो रिस्क प्रेगनेंसी होगी, कोई रिस्क फैक्टर नहीं होंगे, तो उतने ही चांसेस तुम्हारे नॉर्मल डिलीवरी के आ जाते हैं। ट्रू। सो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स एक ही पॉइंट पे जाके अटक रहे हैं, लाइफस्टाइल। बिल्कुल। घी खाने से तुम्हारा एक कुछ तो स्क्वाटिंग पोजीशन में हर टाइम बैठे रहने से, सडनली तुम्हारा प्रीनेटल योगा शुरू हो गया है, उस कारण से मतलब स्कोप इंक्रीजेस नो डाउट। लेकिन somebody कैन गिव यू इन गारंटी कि हाँ भैया आप नॉर्मल ये चीज करोगे, ये टोटका करोगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। स्पेशली एक मिथ है कि घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी होती ये तो है। पहला ही वो रहता है कि घी खाना ऐसा शुरू कुछ करो। नहीं होता है। जैसे आपने घी के लिए बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा घी आप मतलब लोग खाना शुरू ही कर देते हैं कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी होगी। ऐसे कोई मिथ है जो आप आज बताना चाहोगे यहाँ पे कि ऐसा नहीं होता प्रेगनेंसी के टाइम, बट कॉमनली ये फॉलोड जरूर होता है, जो लोग मानते हैं या फिर मतलब या फिर पुराना चला आ रहा है और लोग बोलते हैं नहीं यार ये तो करना ही चाहिए?
काफ़ी मिथ्स हैं स्टिल? डिलीवरी के टाइम पे बहुत, जैसे काफ़ी पेशेंट्स का मानना होता है कि बाल खुले छोड़ेंगे तो पता नहीं लड़का पैदा होगा। अच्छा। ऐसा मिथ है, मतलब मैं उनको बोलते रह जाती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा नॉर्मल डिलीवरी में पसीना पसीना हो जाती है लेडी पुश करते करते, तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है जब उसके बाल बंद हो कि तो थोड़ी टाइडी है वो, है ना। तो मैं हमेशा बोलती हूँ अरे बाल बंद कर दो ना, नहीं अच्छा, मैम, लड़का। हाँ सासू माँ ने बोला है बाल खुले रखो लड़का होगा। कंप्लीट मिथ। फिर क्या कहते हैं, अगर तुम्हें मीठा अच्छा लगता है तो फिर लड़का होगा, हाँ, खट्टा ये भी अच्छा है। लगता है तो लड़की होगी। अ लॉट ऑफ मिथ्स रिवॉल्विंग अराउंड कि लड़का होगा कि लड़की होगी। तुम अगर खिल रही हो, ग्लो है चेहरे पे, लड़की तो होगी। लड़की होगी। आई डोंट नो, ऐसे मिथ्स हैं काफ़ी, लेकिन नथिंग कैन डिटरमाइन। कोई तरीका नहीं, मतलब ऐसा कुछ साइन पता चल जाने बॉडी में? बिल्कुल बिल्कुल, बॉडी का कोई ऐसा साइन नहीं है जिससे पता लगे कि लड़का होगा या लड़की होगी, कोई भी नहीं। ओके। लोग बहुत कोशिश करते हैं, बट ये बिल्कुल बिल्कुल, मतलब और वेरी सीरियसली डिलिजेंटली दे फॉलो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत पहले डिलीवरी से तो बहुत पहले कुदरत ने लड़का या लड़की डिसाइड कर लिया होता है, तुम्हें बस अब पता लग रहा होता है। और कोई, और कुछ डाइट से रिलेटेड कुछ? डाइट, पपाया खाने से मिसकैरेज हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कच्चा पपाया खाने से वो भी होता है, और वो भी अगर बाल्टी भर खाओगे तब जाके उससे होगा। कुछ लोगों को ये भी है कि अगर पपाया खाओगे तो आप प्रेग्नेंट नहीं होगे। नहीं, बेसलेस है, कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर तो क्योंकि वो रील हमने देखी थी ना, वो लड़की पपाया खाना शुरू कर देती है तो उसकी मम्मी पकड़ लेती है अभी कि मेरी पपाया। एक इंस्टाग्राम रील पे किसी ने लिखा है, मैम मेरा मिसकैरेज हो गया, मैंने पपाया खाया था, आपने मुझे गलत बताया। As I said, hardly 25% pregnancies land up in a live baby जो आपकी गोद में होगा। तो मिसकैरेजेस बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन बस लोग एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते इस बारे में। ठीक है। तो अब फिर तुम वो, मैंने सीढ़ी चढ़ी थी, मैंने पपाया खाया था, XYZ किया था, उस चीज से कोरिलेट करने लग जाओ तो ऐसे तो बहुत मिथ बन जाएंगी। बनी हुई है और बना भी सकते हो। तो डोंट फॉल इनटू ऑल दीज थिंग्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट फॉल इनटू हाँ, इट बिल्कुल एंड गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, गो टू बिल्कुल अ डॉक्टर बिल्कुल एंड बिल्कुल। कंसल्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। कोई कॉमन एडवाइस, पहले तो कपल्स के लिए, हाँ, देन न्यूली मैरिड कपल्स, देन हस्बैंड वाइफ जो ऑलरेडी एक बेबी है और प्लान कर रहे हो बेबी? लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू इट। तुम जितना क्लीन खाना खाओगे, तुम जितना एक फार्मर से आया हुआ खाना तुम्हारे प्लेट पे कितनी डायरेक्टली आ रहा है, बहुत मैटर करता है। कितना लेस प्रोसेस्ड खाना तुम खा रहे हो, बहुत मैटर करता है। तुम एक और मिथ में लोगों को बताना चाहती हूँ। लोगों को लगता है दलिया, पोहा, ये सब हेल्दी खाना खाना है। इट इज नॉट। देखो, एट द एंड ऑफ द डे पोहा भी फ्लैटन्ड राइस है, ठीक है। true. तो पोहा को जादू की जप्पी मत समझो। पोहा इज फ्लैटन्ड राइस, उसको डेविल भी मत बनाओ, लेकिन यू शुड नो कितने कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, कितने फैट्स हैं। तो उसको उस चीज तरीके से लो। ये फिर खा ही जा रहे हैं पोहे का पूरा कढ़ाई खा खाए जा रहे जाएंगे हैं। फिर। True, मतलब यू शुड, मतलब जितना आप अपने फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ सकते हो, आप जितना, मतलब एक बेस्ट प्रैक्टिस आई विल टेल यू, ठीक है। as a couple or as a person who wants to get married, have family, the best practice to track it down. तुमने जो भी दिन में खाया ना, अपना फोन का नोट्स निकाल दो या जो भी है वो निकाल के रखो, और जो भी तुम मुंह में खा रहे हो वो सारा तुम जॉट डाउन करो कि क्या खा रहे हो। मतलब मेक इट अ डेली प्रैक्टिस कि रात को एटलीस्ट तुमने जो जो तुम्हें याद आ रहा है तुम वो लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो। जस्ट गिव इट टू ChatGPT प्लीज। यू विल नो तुम कितना प्रोटीन, और अपने डिटेल डालो कि मेरी हाइट वेट इतनी है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ChatGPT की एडवाइस लो और ये सब करो, बट एटलीस्ट यू विल गेट अ रफ आइडिया कि जो तुम खा रहे हो वो कितना दूध कितना पानी है। है ना। देन यू शुड गो टू अ स्पेशलिस्ट who specializes in diet and everything, and if you are well educated, you
कैन रीड अबाउट इट, गो रीड अबाउट इट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ट्रू ट्रू. बट यू शुड नो वॉट इज इन योर प्लेट, वॉट यू आर पुटिंग इन योर स्टमक. दूसरी सब जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन सभ्यता की, जो मेरे पेरेंट्स में भी है कि अगर कोई चीज वेस्ट हो रही होती है ना, मतलब कोई चीज एक्सेस में बन गई, यार ये वेस्ट हो जाएगा इसको खा लो. अरे भाई, यू आर पुटिंग एक्सेसिव जो भी है, जंक है, एक्सेसिव फूड, वो आ जाके फैट बनेगा. इट विल बी हार्मफुल फॉर योर बॉडी. सो यू आर हार्मिंग. कॉमन प्रैक्टिस है, इट्स नॉट अबाउट योर पेरेंट्स ओनली. सो इट इज बेटर टू मेक फूड इन अ स्मॉल बैच. कि ये नहीं कि एक्सेस, फिर ये सोचो कि अरे अरे वेस्ट हो रहा है, चलो खाओ खाओ खत्म करो इसको. यू शुड नॉट डू दैट. ये मैं अपनी माँ को समझाते समझाते हार गई. नहीं समझा सकते, कोई नहीं समझा सकता. नहीं अगर डॉक्टर नहीं समझा पा रहे तो ये पूरा एपिसोड अराउंड 1 घंटे का था. और यहाँ पर मेजरली हमने वुमेन्स के बारे में बात की, उनके बॉडीज के बारे में बात की, उनके जो प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं. एक वुमेन शुरू से लेके लास्ट तक बहुत सारे अलग अलग फेज ऑफ बॉडी में रहती है. मुझे ऐसा नहीं लगता मेल उतने एक्सपोज होते हैं उतने चेंजेस से. कोई एक मंत्रा हो या फिर आपका लाइफ लेसन हो जो ऑल द वुमेन्स आउट देयर आप उन्हें बोलना चाहो या फिर सजेस्ट करना चाहोगे? इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एनीथिंग, जस्ट इट्स यू वांट टू से समथिंग टू देम, हेल्थ और एनीथिंग. लाइफ में डिसिप्लिन रखो और कंसिस्टेंसी रखो किसी भी चीज़ के लिए. अगर तुमने वादा किया है अपने आप से कि तुम लाइफस्टाइल इम्प्रूव करोगे, बी कंसिस्टेंट. डोंट एम फॉर परफेक्शन, ऑलवेज एम फॉर कंसिस्टेंसी. परफेक्शन छक मार के पीछे आएगी. अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे, यू विल अचीव द रिजल्ट. Not maybe in 3 months, 4 months, probably in 7 to 8 months, probably 1 year. But be consistent and don't expect wonders from nature. ऐसा कुछ नहीं है, कोई तुम्हें blessing आके देने नहीं वाला है. Be consistent, be disciplined in your life. Only then your body will give you results, the results which you want. ओके, आई थिंक बहुत अच्छी बात आपने बोली. एंड थैंक यू वेरी मच अगेन कि जितनी बातें आपने शेयर की. बहुत लोगों में बहुत डर भी होता है, लोग नहीं जाते हैं. बट इस पॉडकास्ट के बाद मुझे ऐसा लगा इट्स नॉर्मल थिंग्स. यू शुड गो टू अ डॉक्टर. हो सकता है वो समटाइम थोड़े रूड भी हो जाए, बट इट्स ओनली फॉर यू. और इट्स सूनर, जितना पहले हो सके आप जाओ. और डोंट मिस आउट द साइंस. डोंट टेक इट कैजुअली, बिकॉज जो भी हम कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं. बिल्कुल. सो लिव हेल्दी. बिल्कुल. स्टे फिट. थैंक यू अगेन. Thank you, Atul. Thank you for calling me. Thank you.